मात्र 10 साल की उम्र में वर्ल्ड के यंगेस्ट पीएचडी होल्डर आदित्य राजे सिंह। जब मेरी दादी प्लांटेशन करती थी और वाटर करती थी प्लांट्स को, तब मैं भी उनके साथ करता था वाटर प्लांट्स को। तो फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब मैं प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मेरा इसमें इंटरेस्ट आया और ये मेरी हॉबी बन गई। आपका क्या रूटीन रहता है? बिकॉज आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, आपने जूडो में शायद नेशनल चैम्पियनशिप भी जीती है। हाँ, आप कोडर भी हैं ना, आपने कोडिंग भी सीखी और आई थिंक आप अमेज़ॉन और वहाँ से सर्टिफाइड भी हैं। जी, मैं व्हाइट हैट जूनियर और बायोजॉस से सर्टिफाइड ऐप एंड गेम डेवलपर हूँ। तो अभी क्या सोचा है आपने, किस तरह का ऐप आप बनाना चाहते हैं? और मैं एक और ऐप बना रहा हूँ जिसमें जितने पॉल्यूशन रेट है जहाँ के भी वो दिखाएंगे और उनमें जितने भी न्यू करनी है उनको, जिससे पॉल्यूशन कम हो, रोका जा सके। तो अभी आपका क्या काम है, मतलब मेन आपने किस चीज़ पर फोकस करके, जैसे एनवायरनमेंट और योगा पर आपको पीएचडी अवार्ड हुआ है, तो आपने क्या स्पेसिफिक ऐसा काम किया था? वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति। हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं, यकीनन उनकी लाइफ जर्नी, उनके गोल्स बहुत ही चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग रहे हैं। लेकिन आज के हमारे गेस्ट कुछ खास हैं, क्योंकि जिस उम्र में उन्होंने ये करने का सोचा और उसे कर रहे हैं वो अपने आप में कमेंडेबल है। मात्र 10 साल की उम्र में वर्ल्ड के यंगेस्ट पीएचडी होल्डर आदित्य राजे सिंह आज हमारे साथ हैं, और ये वो कैसे पॉसिबल हो पाया उनके साथ, ये आज आदित्य ही बताएंगे। वेलकम आदित्य। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी जिस क्लास 5th में गया हूँ और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रायपुर में पढ़ता हूँ। अच्छा, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ईवीएस। ईवीएस मतलब आपका एनवायरमेंटल साइंस है ना, यही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन आपके पेरेंट्स से बात हो रही थी तब उन्होंने बताया कि आप जब 5 साल के थे तब से ही आप डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी ये आप देखते थे चैनल। कभी भी कार्टून देखने की इच्छा तब नहीं होती थी आपकी? नहीं, उसमें बहुत सारा नॉलेज भी मिलता था, तो उसको भी देखने में अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था। तो कार्टून भी देखते थे आप साथ में कभी कभी? हाँ, कभी कभी देखता था। तो क्या अच्छा लगता था आपको जब आप नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखते थे? तो जैसे बहुत सारे इंस्पायरिंग लोग उसमें भी आते थे, तो उनकी स्टोरी सुन के उनके जितने चैलेंजेस आए वो सब देखने में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो आपने ये किसी के साथ शेयर किया अपने घर में उस वक्त कि मुझे ये अच्छा लगता है, या पेरेंट्स कभी बोलते थे कि तुम सारा वक्त यही देखते रहते हो, उन्होंने नोटिस किया कभी? हाँ, किया, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट में भी प्लांटेशन करता था, इसीलिए। तो तभी से 5 साल की हाँ। उम्र से? तो कैसे ख्याल आया आपको उस वक्त ये, क्योंकि उस वक्त तो आपके जो साथ के बच्चे होते होंगे वो सब लोग बाहर खेलने जाते होंगे, शाम को खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आपको प्लांटेशन करना चाहिए? जब मेरी दादी प्लांटेशन करती थी और वाटर करती थी प्लांट्स को, तब मैं भी उनके साथ करता था वाटर प्लांट्स को। तो फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तब मैं प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मेरा इसमें इंटरेस्ट आया और ये मेरी हॉबी बन गई। तो आप जब प्लांट में पानी देते थे या जब गार्डनिंग आपकी दादी करती थी और आप साथ रहते थे, तो आपको लगता था कि कुछ आपका कनेक्शन हो रहा है उन प्लांट्स के साथ, या वो प्लांट्स आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा फील होता था आपको? हाँ जी, जब वो बहुत हरे भरे ग्रीन ग्रीन रहते थे तब मुझे भी बहुत खुशी होती थी उनको देखकर। और कोविड के वक्त आपकी सिस्टर बता रही थी कि शायद जब कोविड के वक्त टीवी पे आप ये न्यूज़ देखते थे कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो आपको क्यूरोसिटी होती थी कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है। हाँ, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे दीदी, पापा, मम्मी सबसे। तो फिर मुझे पता चला कि ट्रीज ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में और इम्पैक्ट पड़ा कि अगर उस समय हम लोग इतने एनवायरनमेंट को अच्छा रखते तो इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। ऑक्सीजन की इतनी जो कमी हो रही थी वो नहीं होती। तो उसके बाद आपने जब घर पर ही लगाना शुरू किया, फिर बाहर आप कैसे आए? मतलब बाहर लोगों को आप, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को ही आप बता सकते थे, तो ये कुछ थॉट आया कि अपने फ्रेंड्स को भी मैं बताऊं? जब मैं अराउंड 6 इयर्स का था तब मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे अब और लोगों को बताना है इसके बारे में। तो पापा मुझे ले जाते थे अलग अलग जगह पे, और फिर मैं बहुत सारे ड्राइंग्स भी बनाता था इंस्पायर करने के लोगों को, और उसके बारे में बताता था। जैसे कि मैंने अभी इसी साल मैंने एक ग्लोबल वार्मिंग पे एक बहुत बड़ा चार्ट बनाया था। तो उसको मैं बहुत सारे पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स और जितने भी हाई पॉपुलेशन और पॉल्यूशन
वाली जगह है उधर दिखाता था। आप खुद जाकर के वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करते थे लोगों को? हाँ। कैसा रिस्पांस मिलता था वहाँ पे? बहुत सारे लोग उसको देखते भी थे, और फिर जब मैं बीच बीच में आता था, जब उनको प्लांट्स देता था, तो उसके बाद मैं बहुत बार उनको देखता था कि कुछ लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, पर कुछ लोग कंटिन्यूसली उनका केयर कर रहे हैं। अच्छा, प्लांट्स उनको दे देते थे या वहाँ आप प्लांट करते थे उनको? मैं उनको देता था, और जितने भी जो उनके आसपास के जो हैं जहाँ पे उनका स्टोर है, तो वो वहाँ पे लगाते थे और उनका डेली केयर करते थे। और आप जा कर के देखते थे टाइम टू टाइम जाके? हाँ, मैं वीकली 1 या 2 बार जाके देखता था। तो आपका क्या रूटीन रहता है, बिकॉज आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, आपने जूडो में शायद नेशनल चैम्पियनशिप भी जीती है जी। है ना? तो आपका क्या रूटीन रहता है कि आप एनवायरनमेंट पर भी इतना काम कर लेते हैं, खेल को भी टाइम दे रहे हैं, और पढ़ाई में भी हमने सुना है कि आप काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं। जी, मैं अराउंड 6 बजे उठता हूँ, और फिर मैं पहले हाफ एन आवर योगा करता हूँ, और फिर उसके बाद हाफ एन आवर मैं जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनको वाटर करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने स्कूल के लिए रेडी रहता हूँ। फिर जब मैं 3 o'clock आता हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और फिर उसके बाद मेरी टेनिस क्लासेस रहती है, तो उससे पहले मैं प्लांट्स को एक और बार देख लेता हूँ और वाटर कर देता हूँ। तो फिर जब मैं टेनिस क्लास से आता हूँ अराउंड 7, तो फिर मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, थोड़ा स्नैक्स खाता हूँ शाम में, और फिर 8 बजे से मेरी कोडिंग क्लासेस रहती है। हाँ, आप कोडर भी हैं ना? आपने कोडिंग भी सीखी, और आई थिंक आप अमेज़ॉन और वहाँ से सर्टिफाइड भी हैं। जी, मैं व्हाइट हैट जूनियर और बायोजॉस से सर्टिफाइड ऐप एंड गेम डेवलपर हूँ। ओह! तो ये शौक कैसे आया? ये तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है आपका। मतलब इतनी डाइवर्सिटी आपके उसमें कैसे है कि आपको, आपने आई थिंक कोई कविता भी लिखी है शायद ना? हाँ। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें कैसे दिमाग में आई आपके? मैं जब जब कोविड-19 चल रहा था, तब घर में तो ज़्यादा मैं बाहर जा नहीं पाता था, और लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि और कुछ वेरियस करना है। तो दीदी ने बताया कि कोडिंग क्लासेस भी होती है ऑनलाइन, तो मैंने स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, फिर मुझे उसमें अच्छा लगने लगा, और मुझे बहुत अच्छी टीचर भी मिली जो मुझे हर डाउट समझाती थी, तो मैंने उसको कंटिन्यू करने का सोचा। तो अभी क्या सोचा है आपने, किस तरह का ऐप आप बनाना चाहते हैं? जी, मैं यकीनन एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा? हाँ, तो क्या मैं सोचा पहले है? से भी 2 ऐप्स बना चुका हूँ, ओह! और एक है एनवायरनमेंट के बारे में जो अभी अराउंड पब्लिश होने वाला है 2 to 3 मंथ्स में, और अभी वो सर्वे के लिए गया हुआ है। और मैं एक और ऐप बना रहा हूँ जिसमें जितने पॉल्यूशन रेट है जहाँ के भी वो दिखाएंगे, और उनमें जितने भी चीज़ें हैं जो न्यू करनी है उनको, जिससे पॉल्यूशन कम हो, रोका जा सके। हाँ, तो वो दिखाएगा उस ऐप में। ओह! और पहला वाला ऐप जो आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड बनाया है वो सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज, और जितने भी जैसे गूगल्स में चार्ट दिखाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे हाई पॉल्यूशन होता है वो रेड, जहाँ पे कम रहता है वो ग्रीन। तो वैसे ही मैंने बनाया है, और उसमें वेदर इन्फो और जितने भी रेन है वेदर ऐप है वो, तो वो सारी चीज़ें दिखाता है। तो ये कैसे आइडिया आया आपको? आपने ठीक है कोडिंग तो सीखी, ऐप भी सीखा, बट आपने क्या सोचा कि यही ऐप बनाना चाहिए जिससे कि अवेयरनेस आए? उस समय जब कोविड चल रहा था, तब प्लांट्स को तो कोई बाहर जा नहीं रहा था, और प्लास्टिक का यूज़ नहीं हो रहा था। तो जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, तो उसके 1 साल के बाद इतने लोग प्लास्टिक यूज़ करने लगे और इतना पॉल्यूशन करने लगे, तो मैंने सोचा इसको रिलेटेड एक ऐप बनाता हूँ, जिससे लोगों को उसके बारे में पता चलेगा और वो वापस नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। और हमने आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, आई थिंक आपकी जो जितनी उम्र है उससे ज़्यादा नंबर के तो आपके पास अवार्ड्स हैं, है ना? और आपने बहुत बड़ी बड़ी जगह जा कर के अपनी स्पीचेस दी हैं और कॉन्क्लेव्स अटेंड किए हैं। जब आप अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं एनवायरनमेंट को लेकर के, इतने बड़े साइंटिस्ट वहाँ होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो आपको कैसा लगता है उस वक्त? थोड़ी घबराहट, नर्वसनेस होती है? नहीं, उस समय जब मैं लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और बताता हूँ उसके बारे में, तब जब उसको लोग समझते हैं और उसके बारे में और पूछते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आप इसकी तैयारी करके जाते हैं पहले से, जब अगर आपको किसी ऐसे प्रोग्राम में जाना है जहाँ आपको इतना कुछ डिलीवर करना है, तो क्या तैयारी करते हैं आप, कैसी तैयारी करते हैं? सबसे पहले तो जहाँ पे भी वो हो रहा रहता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी जगह की इन्फो लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उधर कम हो रही है और क्या क्या उधर के अच्छे पॉइंट हैं।
तो उन सभी को पहले देखता हूँ, फिर जहाँ जगह हो रही रहती है वो तो फिर उधर का मैं देखता हूँ कि कैसे हैं, और उधर के जो हेड है वो उधर का एनवायरनमेंट को सेफ रख रहे हैं कि नहीं, और उधर अच्छे से हो रहा है कि नहीं सब चीज़। तो उसको पहले मैं पूरा देखता हूँ, पूरी कलेक्ट रिसर्च करता के हूँ। साथ आप जाते हैं। हाँ। और जब वहाँ जाते हैं और जो लोग बहुत सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलता है उनसे? वो मुझे बहुत सारे न्यू पॉइंट्स बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं बताते हैं, तो उससे मुझे और लोगों को बताने के लिए और चीज़ें बताने के लिए मुझे और इन्फो मिलती है, और मेरे को अच्छा लगता है कि वो मुझे बता रहे हैं और मैं उनसे मिल पा रहा हूँ इतने बड़े लोगों से। इंस्पायर होते हैं और अच्छा काम करने के लिए। जी। और खेल में क्या पसंद है आपको? जूडो तो आपने ठीक है, आप नेशनल चैम्पियन हैं, लेकिन और टेनिस भी खेलते हैं, तो टेनिस आपका फेवरेट गेम है? जी, मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ। हाँ। तो वो मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, तो वो मेरा फेवरेट गेम है। और खाने में क्या अच्छा लगता है? मैं तो सब खाता हूँ। सब खाते हैं? कोई हाँ। आपकी ज़िद नहीं होती जैसे बच्चे आपकी उम्र के बच्चे करते हैं कि ये नहीं खाना? क्योंकि वो आप एनर्जी वेस्ट नहीं करते यहाँ पर, हाँ। है ना? ये सारी एनर्जी आप कंस्ट्रक्टिव काम में लगाते हैं। पेरेंट्स को कैसा लगता है, कैसा सपोर्ट मिलता है स्कूल में? स्कूल में आपको कुछ एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है? घर में तो यकीनन नहीं मिलता होगा। घर में तो आप जैसे आदित्य पेरेंट्स के लिए सेम होंगे, या कोई स्पेशल आपको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है स्कूल या घर पे? स्कूल पे मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं, और जितने भी जब मुझे न्यू अवार्ड मिलते हैं तब मेरी टीचर्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और मुझे और अच्छे काम करने के लिए शाबाशी देती है। तो अभी आपका क्या काम है, मतलब मेन आपने किस चीज़ पर फोकस करके, जैसे एनवायरनमेंट और योगा पर आपको पीएचडी अवार्ड हुआ है, तो आपने क्या स्पेसिफिक ऐसा काम किया था? क्या एक कोई स्ट्रीमलाइन कुछ तो ऐसा काम किया होगा? जी, अभी हाईली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चल रहा है उसका, तो जो अभी G20 हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें भी जो हमारे पीएम थे श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और भी वर्ल्ड के बहुत ग्रेट लीडर्स, तो उनका भी एक ही टॉपिक था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो उसमें भी एक मेन टॉपिक था एनवायरनमेंट को लेके, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हुआ, क्योंकि जितने ट्रीज कट होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और उसकी वजह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो हम लोग का मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का ड्रिंकेबल, वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारी जगह लिखा भी होता है जल ही जीवन है लिखा हुआ, तो फिर जब हम ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे तब हम एनवायरनमेंट को कैसे और अच्छा कर पाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग नेट ज़ीरो एमिशन कर सकते हैं, हम लोग और प्लांट्स कर सकते हैं ट्रीज़, और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि हम लोग ई व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारे जगह पे जहाँ पे हाई ट्रैफिक रहता है और सिग्नल में टाइम रहता है, उधर पॉल्यूशन को कम करने के हम लोग की गाड़ी की इंजन ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं जिससे हम लोग के एनवायरनमेंट में ह्यूज डिफरेंस हो। तो ये अवेयरनेस आप लोगों में क्रिएट करते हैं कि छोटे छोटे से जो ये पॉइंट्स हैं ये आप बता करके लोगों को कि आप इतनी छोटी सी चीज़, जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर जब सिग्नल पर कोई खड़े हैं और उस वक्त अगर आप गाड़ी को बंद कर दें, इंजन बंद कर दें, तो अगर 100 गाड़ियाँ भी हैं और अगर वो कुछ सेकंड्स के लिए भी इंजन बंद कर रही है तो काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स आप छोटे छोटे पॉइंट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, ये आपका मेन एम है। आपका एम क्या है बेसिकली? अवेयरनेस लाना लोगों में? हाँ, मैं बहुत सारे सोशल ड्राइव भी चलाता हूँ और बहुत सारे स्लोगन्स भी बताता हूँ लोगों को जो एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। जैसे कि मैं अभी गोवा गया हुआ था जिसमें मुझे इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिल रहा था, तो उधर के बीचेस पे बहुत सारे लोग थे जो डिस्पोजल का बहुत यूज़ कर रहे थे और प्लास्टिक का भी बहुत यूज़ कर रहे थे। तो वो ट्रैश बिन्स में नहीं डाल रहे थे जो रिसाइकल हो जाते हैं, वो यहीं पे साइड में फेंक दे रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग का वाटर और लैंड दोनों पॉल्यूट हो रहा था। तो और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी वो ठीक नहीं है। हाँ, हार्मफुल होता है। तो उसकी वजह से मैंने उनको बताया कि ऐसा ना करें क्योंकि वो हमें आगे जाके दिक्कत देंगे। और जब ट्रैश कैंस और यहाँ वहाँ फेंके रहते हैं तब हमें भी बहुत सारी डेंजरस चीज़ें हो सकती है, जैसे इंजरी हो सकती है हमें, क्योंकि अगर वो हम लोग के कहीं बॉडी पार्ट्स में लग गई तो उससे बहुत गहरा कट पड़ सकता है।
आपने एक बार कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप एक ऐसा जैकेट बनाना चाहते हैं आर्मी मेंस के लिए कि जिसमें वो 10-20 अगर उनको गोलियां भी लग 100 जाएं तो bullets। हाँ, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना चाहते हैं आप। हाँ। तो ये क्या 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 एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और ये ख्याल कैसे आया आपको? जब ये पाकिस्तान और इंडिया का शायद पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें बहुत सारे हम लोग के इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे। तो उस समय जब जो जितने सारे न्यूज़ आ रहे थे, तो उसमें जितने भी ट्रिब्यूट हो रहे थे उस समय, तो उनको देखा और उन डेथ रेट को कैसे कम कर सकते हैं उसको मैंने पूछा अपनी दीदी से। तो दीदी ने बताया बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बनते हैं जिसकी वजह से बुलेट्स उनको ना लगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लगती भी है तो उसका हाँ। इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ। और जैसे अगर बम वगैरह से भी कुछ जैसे कैजुअलिटीज़ होती हैं तो उसमें भी वो काम आए, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है? मेरा मेन टारगेट है कि सोल्जर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब यहाँ पे वर्ल्ड में इतने सारे वॉर्स नहीं होंगे। जितने वॉर्स हो रहे हैं उसके वजह से ही सोल्जर्स की डेथ हो रही है। तो हमें वॉर ही बंद करनी पड़ेगी और जैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है वैसे ही हमें वन फैमिली बन के वन अर्थ हारमोनी लानी पड़ेगी, एक पूरा सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड में हारमोनी आ जाए तो। बहुत ही अच्छा थॉट है आदित्य आपका। और आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं और प्लांट्स पे रिसर्च कर पाऊँ और वेरियस टाइप की चीज़ें उनमें देख पाऊँ और उनको कैसे एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं वो कर पाऊँ मैं। तो उस पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। और आप आपकी उम्र के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि आपकी उम्र के बच्चे भी बहुत आपके साथ भी रहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो भी आपकी तरह इस तरह से थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें या इस तरफ कुछ ध्यान दें? जी, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं मेरे जैसे, तो हम सभी करने से नहीं होगा। हम सभी पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड को एक साथ होके एनवायरनमेंट पे काम करना होगा, तभी हम बचा पाएंगे। क्योंकि अगर हम 0.2% भी नेट एमिशन ला सकते हैं, ज़ीरो नेट एमिशन, तो अगर हर कोई करेगा तो वो भी बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। वो भी बहुत बड़ा लार्ज स्केल है। और मैं बहुत सारे स्लोगन भी बताता हूँ। तो अभी एक एनवायरनमेंट पे मैं कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगेंगे पृथ्वी पर तो जल भी खूब बरसेगा, प्यास बुझेगी इस धरती की सबका मन हर्षेगा, शुद्ध हवा और जल से फिर प्रदूषण सभी मिटेगा, पर्यावरण की यही शुद्धता मेरा ध्येय रहेगा। और वन स्टेप फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट टुडे इज़ वन स्टेप फॉर अ बेटर फ्यूचर टुमारो। वेरी नाइस। और जो अभी छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उनको जब मैंने मिला था तब वो भी इतने सारी वेरियस चीज़ें कर रहे थे जिससे मुझे भी बहुत इंस्पायर हुआ। और जब हम मिले थे तब वो भी बहुत इंटरेस्ट लिए, मैं देखा उनको। और जो हमारे गवर्नर हैं जी, हरिभूषण हाँ, विश्वभूषण हरिचंदन जी, हम्म। तो उनसे भी मिला। तो वो भी मेरे साथ उन्होंने भी प्लास्टिक बैन अप्रिशिएट पे, किया। हाँ, प्लास्टिक बैन पे काम करने का है। और जो हमारे सीएम है उनने बोला है कि ये जल्द से जल्द करवाएंगे। और जो गोवा के सीएम है उन्हें भी बोला है कि जितने भी उधर के टॉप एनवायरनमेंट में रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको भी वो टॉक शो करेंगे और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कर सकते हैं इंस्पायर, जितने लोग हैं तो करेंगे। तो ये भी जैसे इतने सारे लोग हैं जो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे ही बड़े लीडर्स हमें चाहिए अपने वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल। मुझे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं और जितने भी जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उससे मेरा जितने भी गवर्नमेंट हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि अगर वो किसी और लैंड पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं तो करें। और अगर स्पेस की कमी है तो वो जितने भी नॉर्म्स बनाए गए हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और जितने भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं नॉर्म्स पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखें और एनवायरनमेंट को बचाएं। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने हमारे इस गेस्ट से इतना इंस्पिरेशन खुद मिला है ना, यकीनन आप सभी भी इससे इंस्पायर हुए होंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे, एक नए चैलेंज और नई लाइफ जर्नी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।